हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में 60 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज 61 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भट्टोजी दीक्षित का समय क्या है? 18वीं शताब्दी, बी 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, सी है 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और डी है 16वीं शताब्दी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। भट्टोजी दीक्षित का समय कब माना जाता है? तो 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत शब्द में किसका आगम होता है? ए सुट का, बी सम का, सी कत का, डी है सा का। तो संस्कृत शब्द में किसका आगम होता है? सुट का आगम होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुट का आगम होता है। अगला प्रश्न है, वर्णों के उच्चारण अभाव की क्या संज्ञा होती है? ए संयोग संज्ञा, बी अभाव संज्ञा, सी विराम संज्ञा, डी है अवसान संज्ञा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अवसान संज्ञा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवसान संज्ञा। अगला प्रश्न है, नेत्रे आमृषाति में किसकी प्रगृह संज्ञा हुई है? ए नेत्रे की, बी आमृषति की, सी है ती की, डी है पूरे की। तो किसकी हुई है? नेत्रे की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नेत्रे की प्रगृह संज्ञा हुई है। अगला प्रश्न है, दुर्योधन के लिए प्रयुक्त अस्ततंत्रिणा पद का अर्थ है? ए निद्रा रहित, बी आलस्य रहित, सी है सतत जागरूक, डी है कोई। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी आलस्य रहित। अस्तंत्रिणा पद का अर्थ होता है आलस्य रहित। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, 12 अक्षरों से युक्त छंद नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। ए वंशस्थ, बी भुजंग प्रयाद, सी मालिनी, डी द्रुत विलंबित। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मालिनी छंद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है 12 अक्षरों से युक्त छंद कौन सा नहीं है? तो वंशस्थ, भुजंग प्रयात और द्रुत विलंबित, तीनों में 12 अक्षर होते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मालिनी छंद में कितने अक्षर होते हैं। अगला है, नाटक के कथानक को कहते हैं? ए संघटना, बी इतिवृत्त, सी वस्तु, डी कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? इतिवृत्त। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इतिवृत्त। अगला प्रश्न है, सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी होती है? ए सु की, बी अम की, सी की, डी है सभी की। तो किसकी होती है? सभी की। सभी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी की। अगला प्रश्न है, शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है? ए 5वें में, बी 4th में, सी 6वें में, डी 7वें में। तो शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में बताई गई है? 5वें अंक में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5वें अंक में। अगला प्रश्न है, नेपथ्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए ग्रीन हाउस, बी व्हाइट हाउस, सी येलो हाउस, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं नेपथ्य को? ग्रीन हाउस। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपथ्य को ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम नाटक में
भीलनी का क्या नाम वर्णित है? ए गौतमी, बी सवरी, सी स्रोतस्विनी, डी है श्रमणा। तो कौन सा नाम था? श्रमणा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भीलनी थी उत्तर रामचरितम में, उसका नाम क्या था? श्रमणा नाम था। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के सबसे बड़े अंक का क्या नाम है? ए सम्मेलन अर्थात गर्भांक, बी है चित्रवीथी दर्शन, सी है कुमार विक्रम, डी है कौशल्या जनक मिलन। तो कौन सा सबसे बड़ा अंक है? चित्रवीथी दर्शन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे बड़ा अंक चित्रवीथी दर्शन है। अगला प्रश्न है, शिरीष का पुष्प किस ऋतु में खिलता है? ए ग्रीष्म ऋतु में, बी वर्षा ऋतु में, सी वसंत ऋतु में, डी शरद ऋतु में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिरीष का पुष्प किस ऋतु में खिलता है? तो ग्रीष्म ऋतु में खिलता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न है, द्रोणिका का सही विच्छेद होगा? ए द्रोण धन घय, बी द्रोण धन अण, सी द्रोण धन ठय, डी द्रोण धन ड़ौल प्रत्यय। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द्रोण धन ठय प्रत्यय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वसु तथा कानच प्रत्यय किस लकार के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? ए लट लकार, बी लिट लकार, सी लिट लकार, डी विधिलिंग लकार। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लिट लकार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिट लकार। अगला प्रश्न है, मैं जाना चाहता हूँ का संस्कृत रूपांतर है? ए अहम गंतुम इच्छामि, बी है अहम जिगस्यामि, सी है अहम न गमिष्यामि, डी है वयम गच्छामि। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अहम जिगमिषामि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य किस धातु से संभव है? ए सकर्मक, धन अकर्मक दोनों से, बी केवल सकर्मक से, सी केवल अकर्मक से, डी सभी से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सकर्मक से। बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है? ए आदि में, बी मध्य में, सी अंत में, डी कहीं भी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अंत में। नाटकों में भरत वाक्य कहाँ प्रयोग होता है? तो लास्ट में सबसे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अदादि गण में धातुओं की संख्या है? ए 157, बी 61, सी 25, डी 72। तो अदादि गण में धातुओं की संख्या कितनी है? 72। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 72 है। अगला प्रश्न है, परापूर्वक जी धातु का प्रयोग हो तो न सहन कर पाने में कौन सी विभक्ति होती है? ए द्वितीया, बी पंचमी, सी षष्ठी, डी सप्तमी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पंचमी विभक्ति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। अगला प्रश्न है, प्रभु, सक्त, समर्थ इत्यादि पदों के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? ए द्वितीया, बी चतुर्थी, सी षष्ठी, डी सप्तमी। तो कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, उपमा शब्द के योग में विभक्ति होती है? ए चतुर्थी, बी द्वितीया, सी पंचमी, डी षष्ठी। तो उपमा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है?
षष्ठी विभक्ति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न है सतेन सताय व परिक्रीता। यहाँ सतेन में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ए हेतौ, बी प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, सी कर्तकर्णयोस् तृतीया, डी साधकतमम करणम। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? कर्तकर्णयोस् तृतीया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्तकर्णयोस् तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। अगला प्रश्न है नाटक में प्रयुक्त चूलिका की गणना होती है। ए अर्थ प्रकृतियों में, बी कार्य अवस्थाओं में, सी अर्थोपक्षेपकों में, डी है किसी में नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अर्थोपक्षेपकों में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धा वर्ण का वह प्रयत्न है। ए विवार श्वास अघोष महाप्राण, बी है संवार नाद घोष अल्प प्राण, सी है संवार नाद घोष महाप्राण, डी है विवार श्वास अघोष अल्प प्राण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संवार नाद घोष महाप्राण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धा वर्ण का वह प्रयत्न है संवार नाद घोष महाप्राण। अगला प्रश्न है अर्ध स्वर कहे जाते हैं। ए स्पृष्ट वर्ण, बी ईसत स्पृष्ट वर्ण, सी ईसत विवृत वर्ण, डी है संवृत वर्ण। तो अर्ध स्वर किसे कहे जाते हैं? ईसत स्पृष्ट वर्णों को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईसत स्पृष्ट वर्णों को। अगला प्रश्न है नायक कितने प्रकार के होते हैं? ए 4 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 2 प्रकार के, डी 8 प्रकार के। तो नायक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 प्रकार के। चारों का क्या नाम है? पहला है धीरोदात्त, दूसरा धीरोधत्त, और तीसरा है धीर प्रशांत, चौथा है धीर ललित। 4 प्रकार के नायक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ञ वर्ण का उच्चारण स्थान है। ए तालु, बी नासिका, सी ए और बी दोनों, डी है नासिका मात्र। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तालु और नासिका दोनों। अगला प्रश्न है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा किसकी होती है? ए स्पृष्ट वर्णों की, बी ईसद स्पृष्ट वर्णों की, सी ईसद विवृत वर्णों की, डी है विवृत वर्णों की। तो किसकी होती है? विवृत वर्णों की होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विवृत वर्णों की। अगला प्रश्न है मंदार मंजरी किसकी रचना है? ए विश्वेश्वर पांडे, बी पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य, सी है जयंत भट्ट, डी है नागेश भट्ट। तो मंदार मंजरी किसकी रचना है? विश्वेश्वर पांडे की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? ए स्त्रीलिंग में, ए पुल्लिंग में, बी स्त्रीलिंग में, सी दोनों में, डी नपुंसक लिंग में। तो मुख शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? नपुंसक लिंग में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नपुंसक लिंग। अगला प्रश्न है नृ शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा। ए नर, बी नरौ, सी नराणाम, डी नृणाम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सप्तमी एक वचन में नर रूप बनता है। अगला प्रश्न है भानु शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा। ए भानुम, बी भानुमाम, सी भानु नाम, डी है भानु नाम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? भानु नाम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भानु नाम रूप बनता है षष्ठी बहुवचन में। अगला प्रश्न है
सच्छिष्य सच्छिष्यः पद का सही विच्छेद है। ए सह धन शिष्यः, बी सच धन शिष्यः, सी है सत धन शिष्यः, डी है सत धन शिष्यः। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सत धन शिष्य, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सत धन शिष्य से मिलकर बनता है सत शिष्य। अगला प्रश्न है विश्रुत्राता किस संधि का उदाहरण है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी मुख संधि। तो किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है अंबिका दत्त व्यास को किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है? ए सुकवि, बी शतावधान, सी घटिका शतक, डी व्याकरणाचार्य। तो किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया अंबिका दत्त व्यास को? व्याकरणाचार्य के नाम से विभूषित नहीं किया गया है। बाकी सुकवि, शतावधान, घटिका शतक नाम से उनको उपाधियां मिली हैं। अगला प्रश्न है महाकवि रत्नाकर विरचित हर विजयम में श्लोकों की संख्या है? ए 4321 श्लोक, बी 6321 श्लोक, सी है 3000 श्लोक, डी है 2321 श्लोक। तो कितना है? 4321 श्लोक हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4321 श्लोक। अगला प्रश्न है कथम आर्येण राजवंश वंशो अलंक्रियते? अनुसुईया का यह कथन किस अंक में है? ए प्रथम में, बी द्वितीय में, सी है तृतीय में और डी है चतुर्थ में। तो किस अंक की ये सूक्ति है? प्रथम अंक की है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यह प्रथम अंक की सूक्ति है। अगला प्रश्न है अयम सा बलभित सखा दुष्यंतः। यहाँ बलभित से तात्पर्य है ए बलराम, बी विदूषक, सी इंद्र, डी सारथी। तो यहाँ पे बलभित से तात्पर्य इंद्र का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। संवृत है, संवृत मतलब हरस आकार को कहते हैं। और ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो हा है ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन सा है? तो रा है। स्पर्श वर्ण कौन सा है? तो टा है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला भी सुमेलित ही करना है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे समास पूछा गया है। तो आसातीतः में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आसातीतः में तत्पुरुष समास है। सर्वरात्रः में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। ससखी में अव्ययी भाव समास है। कंठे कालः में बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है मेघ की यात्रा के समय बगुलियाँ मेघ का सेवन करेंगी? ए सुंदर वर्ण होने से, बी गर्भाधान क्षण के परिचय से, सी मानसरोवर जाने की इच्छा से, डी है वृष्टि करने की इच्छा से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गर्भाधान क्षण के परिचय से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्व मेघदूतम में मेघ की उपमा किससे दी गई है?
ए शिव से, बी बलराम से, सी गोप वेशधारी विष्णु से, सी है डी है नारद जी से। तो किससे दी गई है? गोप वेशधारी विष्णु जी से दी गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शाकुंतलम के षष्ठ अंक में कौन आती है? ए मेनका, बी भानुमति, सी सानुमति, डी उर्वशी। तो कौन आती है छठवें अंक में? सानुमति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शकुंतला की माँ मेनका की सहेली रहती हैं वो छठे अंक में आती हैं, सानुमति। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपने मनोव्यथा का वर्णन करते हैं? ए तमसा से, बी मुरला से, सी सीता से, डी वासंती से। तो किससे अपनी मन की दशा को कहते हैं? वासंती से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वासंती से कहते हैं। अगला प्रश्न है किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के अभिशाप में कुछ लघुता आई है? ए कणु के, बी प्रियंवदा के, सी अनसुईया के, डी शकुंतला की। तो किसके आग्रह पर? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रियंवदा के आग्रह पर दुर्वासा के अभिशाप में थोड़ी सी लघुता आई है। अगला प्रश्न है मेघदूतम के अनुसार अवंती प्रदेश में किसकी कथा प्रसिद्ध है? ए राजा प्रद्योत की, बी कुबेर की, सी उदयन की, डी किसी की नहीं। तो किसकी कथा प्रसिद्ध है? राजा उदयन की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा उदयन की। अगला प्रश्न है राजहंसों की श्रेणी में निम्न में से कौन से हंस आते हैं? ए मटमैले पंजों एवं चोंच वाले, बी काले पंजों एवं चोंच वाले, सी लाल पंजों एवं चोंच वाले, सी है श्वेत पंजों एवं चोंच वाले, और डी है श्वेत पंजों एवं चोंच वाले। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्वेत पंजों एवं चोंच वाले। सॉरी, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल पंजों एवं चोंच वाले आएंगे राजहंस। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है लाकृति का विच्छेद होगा। ए लीधन आकृति, बी है लाधन आकृति, सी है लाधन आकृति, डी है लीधन आकृति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लीधन आकृति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लीधन आकृति। अगला प्रश्न है वर्णों के प्रयोग में एक वर्ण का दूसरे वर्णों से अत्यंत सन्निकटता होने को कहते हैं? ए संहिता संज्ञा, बी संयोग संज्ञा, सी अप्रिक्त संज्ञा, डी है विराम संज्ञा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संहिता संज्ञा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संहिता संज्ञा। अगला प्रश्न है नीति शतकम में किस पुरुष का जन्म लेना श्रेष्ठ माना गया है? ए कुलीन, बी जो कुल की उन्नति करे, सी सज्जन, डी कर्मयोगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कुल की उन्नति करे ऐसे पुरुषों का जन्म लेना श्रेष्ठ माना गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शंबुक कौन था? ए ब्रह्मचारी, बी शूद्र तपस्वी, सी है राक्षस, डी है गुप्तचर। तो शंबुक कौन था? शूद्र तपस्वी था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्र तपस्वी। अगला प्रश्न है कुशलव को वाल्मीकि आश्रम में कौन लाता है? ए गंगा, बी वाल्मीकि, सी सीता, डी पृथ्वी। तो कौन लाता है? गंगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा।
अगला प्रश्न है, जिस गण में तीनों वर्ण गुरु होते हैं वह है? ए नगण, बी भगण, सी यगण, डी मगध। तो वह क्या है? मगध है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस गण में तीनों वर्ण गुरु होते हैं वो क्या कहलाता है? मगध। अगला प्रश्न है, द्रौपदी युद्ध के लिए किसे प्रेरित करती हैं? ये युधिष्ठिर को, बी भीम को, सी अर्जुन को, डी नकुल सहदेव को। तो किसको प्रेरित कर रही थी? युधिष्ठिर को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक 6 अंकों का है? ए मुद्रा राक्षसम, बी अनर्घ राघवम, सी अभिषेक नाटकम, डी है प्रतिमान नाटकम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभिषेक नाटकम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिषेक नाटक 6 अंकों का है। अगला प्रश्न है, रूपक के भेद डिम में कितने अंक होते हैं? ए 6, बी 4, सी 10, डी 5। तो कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं। डिम में 4 अंक होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पच धातु में कत प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा? ए पचितः, बी पक्तः, सी पक्वः, डी पचतः। तो कौन सा रूप बनेगा? पक्वः रूप बनेगा। पच धातु में कत प्रत्यय लगाने से पक्वः रूप बनता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभवत रूप बनता है? ए लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, बी लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, सी लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में, डी लुंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में। तो अभवत रूप कहाँ बनता है? लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में बनता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। अगला प्रश्न है, नाटकों का प्रारंभ होता है? ए प्रस्तावना से, बी सूत्रधार से, सी नायक से, डी सभी से। तो नाटकों का प्रारंभ किससे होता है? प्रस्तावना से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, द्विमुनि में समास है? ए द्विगु, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो द्विमुनि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विमुनि में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, पौर्वशाला का विग्रह है? ए पूर्वस्यां शालायां भवः, बी पूर्वस्याः शालायां भवः, सी पौर्वः यो शालः, डी है पूर्वा शाला यस्य सः। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वस्यां शालायां भवः। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन विरचित ध्वन्यालोक में कितने उद्योत हैं? ए 5 उद्योत, बी 2 उद्योत, सी 10 उद्योत, डी है 4 उद्योत। तो कितने उद्योत हैं? 4 उद्योत हैं। आनंदवर्धन विरचित ध्वन्यालोक में कितने उद्योत हैं? तो 4 उद्योत हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूतम के प्रारंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? ए नमस्कारात्मक, बी आशीर्वादात्मक, सी वस्तु निर्देशात्मक, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मेघदूतम में कौन सा मंगलाचरण है? तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 लड़कियां जाती हैं, वाक्य का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? ए 2 बालिकौ गच्छतः, बी है 2 बालिके गच्छतः, सी है 2 बालिके गच्छतः, डी है 2 बालिके गच्छतः। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 बालिके गच्छतः। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 बालिके
गच्छतः। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।